Hello student, this is your third lecture of managerial economics। पहले जो दो लेक्चर्स थे हमने उसमें डिस्कशन किया था बेसिक कि आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है। उसके बाद हमने इसमें जो आपका डिस्कशन किया था वो था कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है उसके रिलेशन जो आपके अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ किस तरीके से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इंटर रिलेट होती है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसे हम इसे इसका एक दूसरा नाम दिया टॉपिक का, वो है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक टूल्स। ठीक है, तो दोनों में से आपको किसी को दोनों का मीन सही ही है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या आपका टूल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब जब हम इसकी बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तो जो ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे 6 टाइप्स के प्रिंसिपल हैं, जिसमें फर्स्ट वन है आपका इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, सेकंड है आपका मार्जिनल प्रिंसिपल, थर्ड है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, फोर्थ है आपका डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, फिफ्थ है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव और सिक्स्थ वन है आपका प्रिंसिपल आपका इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है कि भाई व्हाट इज इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। देखो जब हम इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल की बात करते हैं तो पहले मैं आपको ये बता दूं, इसमें जो लिखा हुआ है कि द इंक्रीमेंटल concept is probably the most important concept in economics and is certainly the most frequent used in managerial economics। इसके बाद इसमें आगे लिखा हुआ है the two major concepts in this analysis are incremental cost and incremental revenue। जब हम इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है या टूल्स है आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। फर्स्ट वन योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट, सेकंड वन योर आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कौन कौन से, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और सेकंड वन आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई जब हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट और रेवेन्यू की बात करते हैं, हमने अपनी कॉस्ट इंक्रीमेंट की, ठीक है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसके अंदर हमने क्या करी, अपनी कॉस्ट को इंक्रीज किया। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई जब आप कॉस्ट को इंक्रीज करते हो तो आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होना चाहिए। आपने भाई कॉस्ट को इंक्रीज किया, ठीक है, तो आपको बेनिफिट कब होगा कि जब आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज करते हो तो इट मींस जो आपका रेवेन्यू है वो भी आपका वहां पर इंक्रीज हो। ठीक है, यदि नहीं होता तो इट मींस क्या हो रहा है कि आपने कॉस्ट के अंदर ज्यादा इंक्रीमेंटल चेंज कर दिए, कॉस्ट को ज्यादा आपने इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन रेवेन्यू आपके उस हिसाब से वहां पर इंक्रीज नहीं हुआ। कि सपोज करो कॉस्ट आपने 5% से इंक्रीज करी लेकिन रेवेन्यू आपका बढ़ा, लेकिन वो 4% से बढ़ा, तो उसमें क्या होगा कि हमारा वहां पर प्रॉफिट की जगह लॉस होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई यदि आप कॉस्ट के अंदर 5% का इंक्रीमेंट करते हो तो जो आपका रेवेन्यू है वो आपका 6, 7 या 8% से इंक्रीज हो, जब ये हमारे लिए बेनिफिशियल वहां पर होगा। उसके बाद हम जो बात करते हैं ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि द इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल में बी स्टेटेड एज फॉलो। आगे इसमें लिखा हुआ है कि ए डिसीजन इज क्लियरली ए प्रॉफिटेबल वन इफ, कि जब हम इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल की बात करते हैं और उसे हम अप्लाई करते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल कब होगा। तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि इट इंक्रीज रेवेन्यू मोर देन कॉस्ट। प्रॉफिट हमें कब होगा कि जब हमारा रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा इंक्रीज हो, जब भी वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, जब भी वो हमारे लिए वहां पर प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, कि इट इंक्रीज रेवेन्यू मोर देन कॉस्ट। अब जब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि इट डिक्रीजेस सम कॉस्ट
to a greater extent than it increase others। इसमें क्या है कि भाई जब हम कॉस्ट को अपनी को कुछ कॉस्ट को जो है डिक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर अपनी कॉस्ट को डिक्रीज कर रहे हैं या आपकी इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो दूसरे अदर आपके फैक्टर्स होते हैं, जो आपके अदर फैक्टर्स होते हैं, तो वहां पर जो है उससे अपोजिट ही इफेक्ट पड़ना चाहिए। अपोजिट इन द सेंस ऑफ कि आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से उस चीज का इफेक्ट वहां पर पड़ना चाहिए, जब आपका ये प्रिंसिपल जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा वहां पर। थर्ड हम बात करते हैं इट इंक्रीज सम रेवेन्यू मोर देन इट डिक्रीज अदर्स। इट इंक्रीज सम रेवेन्यू मोर देन इट डिक्रीज अदर। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो हमारा रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है, ठीक है, तो अदर चीजें आपकी डिक्रीज होनी चाहिए, तभी तो फायदा। भाई जब हमने कॉस्ट को भी इंक्रीमेंट किया, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि यदि आपका कॉस्ट को आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट कर रहे हो, कॉस्ट आप इंक्रीज करते हो, तो आपका जो रेवेन्यू है वो उससे ज्यादा इंक्रीज वहां पर होना चाहिए। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि यदि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कॉस्ट है या अदर फैक्टर्स हैं वो उसके कंपैरिजन में जो है डिक्रीज हो। भाई जब वो कम होंगे जब तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, जब तो आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बढ़ेगा। अब ये भी इंक्रीज हो रहा है, साथ के साथ ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस चीज से क्या बेनिफिट, उससे कोई आपका बेनिफिट नहीं होगा। लास्ट फोर्थ जो है, जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है इसमें, इट रिड्यूसेस कॉस्ट मोर देन रेवेन्यू। इट रिड्यूसेस कॉस्ट मोर देन रेवेन्यू, कि हम कॉस्ट को जो है रिड्यूस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमारा रेवेन्यू जो है उस परसेंटेज में कम नहीं होना चाहिए। भाई हमने 10 रुपए कॉस्ट ले रही है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, और अब तक उस पर रेवेन्यू हमारा क्या आ रहा है, 15 रुपीज आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करा, कॉस्ट डिक्रीज कर दी, ठीक है, हमने क्या करा, कॉस्ट डिक्रीज कर दी, तो हमारा जो रेवेन्यू है, जिस वे में आप कॉस्ट को डिक्रीज कर रहे हो, रेवेन्यू उस परसेंटेज में आपका कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमें फायदा क्या कि भाई हमने 10 की जगह 9 कॉस्ट कर ली, लेकिन वहां पर भी क्या हुआ, 15 की जगह उसे 14 रुपए में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यह है आपका जो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल है वो है हमारा मार्जिनल प्रिंसिपल। दूसरा क्या है हमारा, मार्जिनल प्रिंसिपल। अब देखो मार्जिनल प्रिंसिपल क्या होता है, ये भी थोड़ा सा इसी से रिलेट है। इसमें लिखा हुआ है मार्जिनल एनालिसिस इंप्लाइज जजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ए यूनिट चेंज इन वन वेरिएबल और अदर्स। मार्जिनल जनरली रेफर्स टू स्मॉल चेंज। पहली तो बात ये समझो कि जो हमारा मार्जिनल प्रिंसिपल होता है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जब हम मार्जिनल चेंज करते हैं तो इट मींस क्या करते हैं, चाहे तो हम जब प्रोडक्शन कर रहे हैं या किसी भी चीज को सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर एक मार्जिनली चेंज करते हैं। मार्जिनली मींस एक स्मॉल चेंज, जो हमने यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि क्या करते हैं, जनरली रेफर्स क्या करता है, स्मॉल चेंज, ठीक है। तो मार्जिनल जो आपका प्रिंसिपल होगा, जो वहां पर हम चेंजेस करते हैं वो स्मॉल लेवल पर चेंजेस करते हैं। कैसे करते हैं कि भाई हमने कॉस्ट की बात करी, अब हम कॉस्ट के अंदर कुछ मार्जिनल चेंज करते हैं। कॉस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, मार्जिनल चेंज करके चल रहे हैं, तो जो हमारा रेवेन्यू है, जो हमारा रेवेन्यू है वो भी, या जो हमारा आउटपुट है वो भी इतना ज्यादा वहां पर अफेक्ट नहीं होना चाहिए। भाई हमने कॉस्ट कम करी, ठीक है, कॉस्ट कम करी, तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप कॉस्ट कम करते हो तो जो आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हो तो उसके अंदर भी आपका जो है वहां पर चेंजेस आ जाते हैं। तो इसमें भी सिंपली यही है कि भाई आपका जो भी चेंजेस है वो आउटपुट के अंदर ज्यादा होना चाहिए एज कंपैरिजन टू कॉस्ट। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई मार्जिनल रेवेन्यू इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू पर यूनिट चेंज इन आउटपुट सोल्ड। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन आउटपुट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, जो हम मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर कुछ चेंज करते हैं,
ठीक है। तो वो हम जो चेंज करेंगे पर यूनिट चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे? पर यूनिट चेंज करेंगे कि भाई सपोज करो हम अब तक 100 यूनिट चेंज करने हैं, तो हम यदि उसमें मार्जिनल कुछ ऐड करना चाहेंगे तो वो वहां पर हमारा मार्जिनल जब ऐड होगा तो वही चेंज हमें सेम जो है आपको नीचे करने पड़ेंगे जब आप अपनी कॉस्ट जो है वहां पर इनकर्ड करते हो, जब आप अपना खर्चा करते हो। भाई जब आप वहां पर कुछ एडिशन करना चाह रहे हो तो पहले फिर आपको जो है नीचे भी कुछ वहां पर एडिशन करके चलना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा मार्जिनल प्रिंसिपल होता है, ठीक है, उसमें आगे हमने इसमें क्या लिखा हुआ है कि द डिसीजन ऑफ ए फर्म टू चेंज द प्राइस वुड डिपेंड अपॉन द रिजल्टिंग इम्पैक्ट चेंज इन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब जब हम चाहे कुछ भी चेंज कॉस्ट में करने हैं, चाहे कुछ भी चेंज हम इसके थ्रू रेवेन्यू में चाह रहे हैं, तो जब हम उसे एक बार एप्लीकेबल करेंगे उसके बाद उसका हम इम्पैक्ट चेक करते हैं कि भाई जो भी हमने एडिशनल चीजें इसमें ऐड करी है उनका क्या इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्शन पर पड़ रहा है या क्या हमारा इम्पैक्ट जो है हमारे रेवेन्यू पर पड़ता है, ठीक है। तो फिर उसी के हिसाब से जो है हम वहां पर जो भी अपना प्राइसिंग डिसीजन होगा हम अपने प्राइसिंग डिसीजन को वहां पर चेंज करेंगे। तो ये सिंपली आपका होता है कौन सा? जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो है आपका जैसे नीचे 4 कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं, ये डिटेल में जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। जो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल है, एक आपका डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव है और इक्विटी मार्जिनल प्रिंसिपल। अब ऐसे जैसे थर्ड है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई जब हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान से समझने होंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं आपकी, चाहे लैंड हो, लेबर हो, मशीनरी हो, टेक्नोलॉजी हो, रॉ मटेरियल हो या कुछ भी हो, ठीक है। अब सपोज करो हम 5 या 6 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं। अब और एट अ टाइम रिसेंटली वहां पर क्या हो रहा है कि उन 5 या 6 फैक्टर्स के जो है प्राइस 5 या 6 में से 2-3 फैक्टर्स के प्राइस जो है डिक्रीज हो जाते हैं। डिक्रीज मीन्स क्या? कम हो जाते हैं। तो उससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि जो हमारी कॉस्ट है वो हमारी उन फैक्टर्स की डिक्रीज हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल जो होता है वो आपका यही कहता है कि भाई जहां पर भी आपको कॉस्ट की एडवांटेज लगे तो वो आप उसे एक तरीके से अपॉर्चुनिटी समझकर उसे वहां पर ग्रैब करो, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी समझकर उस कॉस्ट को आप वहां पर एक्वायर करो। क्योंकि क्या होती है जो भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके जो भी प्राइसिंग होते हैं, चाहे वो मटेरियल हो, ठीक है, चाहे मशीनरी हो, टेक्नोलॉजी हो, लेबर हो, वो क्या होते हैं कि भाई चेंजेबल होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड कुछ नहीं होता। तो जहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, आप वहां पर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब वहां पर आप करोगे, ठीक है। तो ये होता है सिंपली आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। इसके बाद जो आपका फोर्थ प्रिंसिपल है वो है आपका डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। कौन सा है फोर्थ प्रिंसिपल? आपका डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल आपका क्या कहता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर कि भाई जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो बेसिकली वहां पर हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। क्या होते हैं? वहां पर हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपना प्रोडक्शन करते हैं और अपना फाइनली जो आउटपुट होता है वो हम वहां पर प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल सिंपल क्या कहता है कि कहीं पर भी आपको कुछ भी डिस्काउंटिंग मिलता है, ठीक है, कहीं पर भी आपको किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर पर कोई भी डिस्काउंट मिलता है या कुछ भी चेंज मिलता है तो वहां पर आप उसे एज अ अपॉर्चुनिटी ग्रैब वहां पर कर सकते हो, ठीक है। बाकी के जो आपके थर्ड फोर्थ और जो फिफ्थ सिक्स्थ है ये, ठीक है, इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है, कि भाई आपका डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है या कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव क्या होता है या आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या होता है। थैंक यू। और इसके अलावा जो भी ये लेक्चर है इसके नोट्स जो हैं
आपके जो पीडीएफ जो आपकी ये यूट्यूब की जो आपकी वीडियो है इसके साथ आपके ये नोट्स अटैच हैं, तो आप वहां से भी नोट्स को देख सकते हैं।